हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उन डिबेंचर्स पे उस कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और जैसे कि इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उस कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उसे वो इंटरेस्ट पे करना ही होता है। तो कंपनी चाहती है कि उन डिबेंचर्स को रिडीम कर ले, उन डिबेंचर्स को वापस ले ले, और डिबेंचर को जब वो रिडीम करती तो हो सकता है कि उसके बदले में उसे कैश दे या वो डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर दे, शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। अब डिबेंचर जब रिडीम कर रहा था तो कब इन डिबेंचर्स को रिडीम करा जाता है? एक, आफ्टर ए फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तय कर लिया गया कि इतने साल, 5 साल 10 साल बाद इन डिबेंचर्स को हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। या ये हो सकता है कि एनी टाइम आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स हैज elapsed सिंस देयर इशू। तो ये कोई भी वक्त पहले तय करा गया, सपोज कि जब ये डिबेंचर इश्यू करा गया, जब ये कहा गया कि कुछ समय बाद कभी भी ये डिबेंचर को, फॉर एग्जांपल आपने कि 3 साल 4 साल बाद इन डिबेंचर्स को कभी भी आप लोग रिडीम कर सकते हो, तो वहां पे हम रिडीम करें, वापस उन डिबेंचर्स को ले रहे, या आपने एक स्पेसिफाइड नोटिस दिया कि इन डिबेंचर्स को रिडीम करा जा रहा है, या फिर एनुअल ड्रॉइंग। व्हाट डू मीन बाय एनुअल ड्रॉइंग? कि आप डिबेंचर को जब रिडीम कर रहे हो तो एनुअली आप ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ में जो डिबेंचर्स होल्डर का नाम आ रहा है उन डिबेंचर्स को क्या करें, आप रिडीम कर रहे हो। तो जब ये डिबेंचर्स इश्यू करे जाते उसी वक्त तय करा जाता है कि इसको रिडीम किस तरीके से करा जाएगा। अब जब कंपनी ये डिबेंचर रिडीम करती है तो यहां पे कुछ सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ नॉर्म्स है, उनको हमें देखना है। तो हम पहले नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जो कि डीआरआर के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीआरआर? दिस इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता क्या है और ये क्यों क्रिएट किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग हम पूरे के पूरे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कैसे करी जाती। इसके अलावा एक और चीज जो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना देगा, जब हम खुद के डिबेंचर हम परचेज करते मार्केट से, खुद के डिबेंचर से, कंपनी में ऑल्सो परचेज इट्स ओन डिबेंचर as and when convenient in the open market, and when debenture are quoted at a discount on the stock exchange, it may be profitable for the company to purchase and cancel them. ये हो सकता है कि मेरे डिबेंचर जब मैंने मार्केट में इश्यू किया लेकिन उसको बहुत कम कीमत पे कोट करा जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मैंने कहा क्यों ना उन डिबेंचर्स को मैं वापस ले लूं, कम कीमत पे कोट करा जाए तो मैं वापस ले लूं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर है, मार्केट में 90 रुपीज कोट करा जा रहा है, तो डिबेंचर को मैं 90 रुपए में वापस लूंगा, और लाइबिलिटी जो कि मैंने 100 रुपए में रिकॉर्ड कर रखा हूं, उस लाइबिलिटी के 100 रुपए को सिर्फ में 90 रुपए में ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसको कोट करके रखा गया है 90 रुपीज। तो 90 रुपीज अगर आज इसकी मार्केट वैल्यू, तो मैंने वहां से वापस परचेज किया अपने खुद के डिबेंचर 90 रुपीज में, बल्कि इनफैक्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब डिबेंचर इशू किया था उसको 100 पे रिकॉर्ड किया था, तो मैंने 100 रुपीज की लाइबिलिटी को 90 रुपीज के अगेंस्ट में कैंसिल किया, तो मेरा यहाँ पे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो डिबेंचर कंपनी होता है कि कंपनी के डिबेंचर अपने खुद के डिबेंचर मार्केट से खरीदती है और उसे क्या करती, कैंसिल। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे, डिबेंचर जब इश्यू होता है क्या एंट्रीज है, जब उसको रिडीम करते तो क्या एंट्री होती है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे तो खुद के डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट हम मार्केट से परचेज करते हैं और उन डिबेंचर को फिर क्या करते, कैंसिल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के प्यार उसके पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस एक कंसेप्ट को समझे, दैट इज डीआरआर। व्हाट डू मीन बाय डीआरआर? डीआरआर इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो क्या होता है, हम पहले इसके लॉजिक पे समझते हैं क्यों ये डीआरआर क्रिएट करा जाता है। तो कंपनी में सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको डीआरआर जो रहता है वो क्यों बनाया जाता है, पहले उसके लॉजिक पे समझते हैं। सबसे पहले सपोज मैं कहता हूं कि मेरा जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीस का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेरा जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैंने कहा ये डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर्स में सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो मैंने कहा 5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है और मेरे पास एग्जांपल और डिबेंचर से मेरे 10 लाख रुपए के। तो इन डिबेंचर्स के प्रोटेक्शन के लिए हमको कंपनीज एक्ट कहता है कि आप डीआरआर क्रिएट करो। तो पहले तो प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है और डीआरआर क्रिएट कैसे हो रहा है, ये दो चीज। तो डीआरआर कैसे क्रिएट होता है, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जनरल कोई भी फ्री रिजर्व से आप डीआरआर क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी मैं फ्री रिजर्व से डीआरआर क्रिएट करूंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा फ्री रिजर्व, हो सकता है फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो मैंने एक रिजर्व को कम किया और दूसरा रिजर्व क्रिएट करा। तो बोलेंगे, आप ये सोचेंगे इसमें क्या फायदा हुआ, डिबेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन कैसी हुई? क्योंकि मैंने एक रिजर्व यहाँ पे कम किया, वो है डिबेंचर जनरल रिजर्व, और एक नया रिजर्व क्रिएट करा, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इस कंपनी का फायदा क्या हो, इन डिबेंचर होल्डर्स का फायदा क्या हो, कैसे प्रोटेक्शन हो? तो हमने एक फ्री रिजर्व को कम करे, उसके बदले में एक दूसरा रिजर्व क्रिएट करे, वो है डीआरआर।
और ये डीआरआर जो हमने क्रिएट करे, इस डीआरआर को हम कोई और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, कोई और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। डीआरआर एज इट इज रहेगा। जब डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे तो उस डीआरआर को वापस आप जनरल रिजर्व में, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, जब डिबेंचर्स आपने इशू करे तो आपने फ्री रिजर्व को कम किया और एक नया रिजर्व क्रिएट करे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और रिजर्व को कोई और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, एज इट इज रखा हुआ है जब तक डिबेंचर्स है। तो प्रोटेक्शन कैसी हुई डिबेंचर होल्डर की, अब आप इसका कंसेप्ट समझना। इसकी प्रोटेक्शन इस तरीके से हुई, जो डिबेंचर फ्री रिजर्व से आपने उठा के एक रिजर्व में लाए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कोई और चीज के लिए यूज नहीं हुआ। इसका मतलब जो फ्री रिजर्व था वो तो डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते थे हम लोग। तो अब आप डिविडेंड के लिए यूटिलाइज वो फ्री रिजर्व को आपने कम करे, फ्री रिजर्व को आपने कम करे तो उतना आप डिविडेंड के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि डीआरआर आपको एज इट इज रखना है, उसको कोई और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आपने फ्री रिजर्व को कम किया और उसके बदले में क्या किया आपने एक डीआरआर अकाउंट बनाया। तो फ्री रिजर्व कम हुआ तो इट मीन उतना आप यूटिलाइजेशन कम हो गया फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड उतने से कम दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपका कंपनी का कैश का आउटफ्लो रुका। तो भाई जब कंपनी रिडीम करेंगी डिबेंचर, तो हमारे पास वो फंड एक तरह का, अभी 100% नहीं कह सकते, एक तरह का प्रोटेक्शन हुआ कि जब कंपनी रिडीम करेंगी तो सहूलत होंगी, हमारे पास फंड रहेगा। दूसरे तरीके के डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अलावा एक और प्रोटेक्शन जो डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो क्या ये डीआरआर अकाउंट जो क्रिएट करा जाता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और उसके बाद मैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, क्या ये हर कंपनी को होता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डीआरआर अकाउंट हर कंपनी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हर कंपनी को करना होता है कि नहीं? उसके कुछ रूल्स है, हर कंपनी को, जिन कंपनी को कहा गया उन्हीं कंपनी को ये डीआरआर और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को डीआरआरआई कहता हूं और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डीआरआर कहता हूं। तो क्या ये डीआरआर और डीआरआरआई सबको बनाना होता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपनी से जिनको ये क्रिएट करना होता है उन्हीं को ये रहेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन ऐसी हो रही है डीआरआर से कि उन लोगों का कंपनी का आउटफ्लो थोड़ा रुक रहा है, क्योंकि वो डिविडेंड के लिए फ्री रिजर्व यूटिलाइज होता है, तो आउटफ्लो रुक रहा है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट व्हेन यू डू सम इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे एंड दैट इन्वेस्टमेंट आपने करके रखे, तो क्यों करे कि जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो हमने डीआरआरआई में इन्वेस्ट करे, कोई इन्वेस्टमेंट्स करे, और ये इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे जब भी हमको डिबेंचर रिडीम करना पड़ेगा। जब रिडीम करना रहेगी, जब हमको फंड की जरूरत रहेगी, तो उन इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा और इन्वेस्टमेंट के कैश जनरेट होंगी और फिर हमको आसान होगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब हमको दो चीज देखना है, एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इनके बारे में हम देखेंगे किन कंपनीज को ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हम ओवरऑल अकाउंटिंग भी देखेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। और ये आपसे जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हो, ये आपसे शेयर कर दी गई, तो आप गूगल ड्राइव का जो लिंक दिया है वहां पे जाके देखेंगे तो आपको अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे जो भी आगे मैं और डिस्कस करूंगा उसके बाद, इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि जब आप खुद के डिबेंचर्स जो आ रहते हैं, ये हैंड रिटन नोट से, समराइज नोट से, जो आपके यहाँ पे जब डिबेंचर आप खुद के डिबेंचर मार्केट से परचेज करते, उसको कैंसिल करते, तो उसकी किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पे यहाँ पे अपन थे, तो क्या चीज होती है भाई? एक कंपनी इशू डिबेंचर may be required to create debenture redemption reserve account out of the profit available for distribution of dividend, जो डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स फ्री रिजर्व कह रहा है वो। And the amount credited to such account cannot be utilized by the company except for the redemption of debentures. Such an arrangement would ensure that the company will have sufficient liquid fund for the purpose of redemption of debenture at the time they call for due for पेमेंट। तो उनके पास एक थोड़ा अश्योरेंस देता है डिबेंचर होल्डर को कि फंड अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आउटफ्लो को, क्योंकि हमने जो फ्री रिजर्व को एक अकाउंट में ट्रांसफर पूरा नहीं, अब कितना ट्रांसफर करना वो भी क्वेश्चन मार्क है, तो कितने से डीआरआर क्रिएट करना वो भी हम आगे बात करेंगे भी। तो जितना उतने बोला बस उतनी ही प्रोटेक्शन कंपनीज एक्ट में उनको दी जा रही है। अब यहाँ पे सेक्शन 71 of the Companies Act 2013, DRR debenture redemption reserve cannot be utilized for any other purpose, और कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, एंड
out of free reserve, that is gross profit of P&L account, any balance that can be utilized for the purpose of dividend, that's a free reserve. तो वो वहां से आप फ्री रिजर्व से उठा के आप कहां पे ट्रांसफर करते हैं इसको, DRR में। अब उसके बाद कहते हैं व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, आप उसको कैंसिल करते हो, यू विल डेबिट इट, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू DRR अकाउंट, क्योंकि आप नया रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। अब ये किस तरह की, कैसे DRR, वैसे मैं ऐसा कह चुका है पॉइंट कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ DRR जब हम क्रिएट करते, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड और प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, और यू कैन से फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू DRR अकाउंट। अब आप इस चीज को समझिए कि ये बैलेंस शीट है हमारी। तो मैंने जब इन डिबेंचर्स को इश्यू किया, तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज 10 लाख के डिबेंचर्स इश्यू किया, सो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। अब उसके बाद ये हमने एंट्री पास की, अब उसके बाद डिबेंचर रिडीम जब कर रहे तो उन डिबेंचर्स को कैंसिल करें। डिबेंचर एक लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जब उस क्रेडिट बैलेंस को आप कैंसिल कर दो, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। सो वी आर गोइंग टू पास एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप इस चीज को समझो, मैंने कहा कि 1 लाख रुपीस का यहाँ DRR ये कब क्रिएट करा गया आपने, जब डिबेंचर इश्यू करे उसके बाद, तो आपने एंट्री पास करी फ्री रिजर्व P&L अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और एनी अदर फ्री रिजर्व प्रॉफिट, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू DRR अकाउंट 1 लाख। अभी 1 लाख का आपने DRR क्रिएट करते, आपका जो DRR यहाँ पे आगे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते कोई और पर्पस के लिए, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब ये रिडेम्पशन आपका हो गया, आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, नाउ वी कैन ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ DRR टू फ्री रिजर्व, तो वी विल पास एंट्री DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। दिस एंट्री वी आर गोइंग टू पास आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एंड when we create the DRR account after the issue of debenture, we create a DRR account, and after the redemption of debenture we will transfer the balance of DRR to general reserve account. So ये इस तरीके से होता है। लेकिन कौन सी कंपनी को, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन को ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है? अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपके नोट्स में मैंने ऐसे 2 कॉलम बना दिए, DRR और DRRI, तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आपको व्हाट डू मीन बाय DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, व्हाट डू मीन DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये हो गया DRRI। अब यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर रेगुलेटेड बाय, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई है और उसको किसको रेगुलेट करा, उसको कौन रेगुलेट करा, RBI, और कोई बैंकिंग कंपनी, दोनों को आपको, फिर चाहे ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, दोनों को फिर चाहे पब्लिकली आपने उसको इश्यू करे या प्राइवेटली डिबेंचर्स को इश्यू करे, आपको ना DRR बनाना है उनको, ना DRRI बनाना है, ना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ना ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड वो कहता है कि कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनीज एक्ट में other financial institution within the meaning of clause 72 of section 2 of the Companies Act 2013, तो वो कि ऐसी जो clause to section clause 72 ऑफ सेक्शन 2 में जो भी कंपनी है उसको भी DRR बनाने की या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन कंपनीज को उन्होंने एग्जम्प्ट कर रखी कि आप मत बनाओ, आपको ना DRR, आप पे भरोसा है आप दे दोगे डिबेंचर होल्डर को, उनको बोला कि आप पे भरोसा है आप दे दोगे डिबेंचर होल्डर को, तो आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ना ही तो DRR बनाना है ना ही तो DRRI बनाना है। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज फॉर लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी हमसे कहता है कौन सी लिस्टेड कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFE। व्हाट इज AIFI? AIFE यहां पर आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंकिंग कंपनी जो पॉइंट नंबर 1 में स्पेसिफाइड करा गया, पॉइंट नंबर 1 में जो स्पेसिफाइड करा गया, तो जो पॉइंट नंबर 1 में कौन आया, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, उनको ये नहीं बनाना होता है। तो वो पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं हर लिस्टेड कंपनी अदर देन जो पॉइंट नंबर 1 में आया, कौन आया पॉइंट नंबर 1 में, AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके बाद बैंकिंग कंपनी, उनके अलावा लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं कि उनको क्या DRR बनाना, उसने कहा। उसके बाद जो बच्चे, उसमें फिर 2 कैटेगरी उसने रखा, ऑल लिस्टेड NBFC, यहाँ पे NBFC आपका आया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो अगर आपकी ध्यान से इस पॉइंट को समझना, अगर वो NBFC है लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड में पहले AIFI जो ऊपर है पॉइंट नंबर 1 में और बैंकिंग कंपनी तो अलग कर दो। उसके बाद जो लिस्टेड कंपनी बच रही उसमें फिर 2 कैटेगरी उसने लिया, एक NBFC और HFC। तो NBFC और HFC रहे तो उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है, DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर सबको ही नहीं है क्या?
बहुत लोगों को नहीं है, तो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीआरआरआई उनको 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर बनाना है। तो यहाँ पे इसने थर्ड पॉइंट में हमसे कहा जो भी लिस्टेड कंपनी किसके अलावा जो एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी पॉइंट नंबर 1 में उनके अलावा एक पहली कैटेगरी अगर एनबीएफसी और एचएफसी है तो उनको यहाँ पे डीआरआर नहीं बनाना है, डीआरआरआई 15% बनाना है। लेकिन अदर लिस्टेड कंपनी है उनको भी डीआरआर नहीं बनाना है और डीआरआरआई उनको 15% बनाना है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी को और एचएफसी को कह रहे हो डीआरआर मत बनाओ और डीआरआरआई 15% बनाना है, उसके अलावा जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है उनको भी तो वही बोल रहे थे, आपने दो कैटेगरी में ए और बी क्यों करे। अब उन्होंने कंपनीज एक्ट नहीं बोले तो मैंने आपको वहां पे ऐसे बताया, तो वो क्वेश्चन अराइज है दोनों को जो 15% तो अलग से करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, एनीवेज तो आपका ऑल लिस्टेड एनबीएफसी एंड एचएफसी तो आपका डीआरआर कितना है 0, डीआरआरआई कितना है 15% और आपका यहाँ पे अदर लिस्टेड कंपनी रही तो डीआरआर 0, डीआरआरआई कितना 15%। अब फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो हमसे कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो पॉइंट नंबर 3 ने लिस्टेड कंपनी के बारे में कहा और पॉइंट नंबर 4 आपको किसके बारे में कह रहा है, अनलिस्टेड कंपनी के बारे में कह रहा है। सो जो अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी इसने भी स्पेसिफाई कर दिया कि अदर देन कौन, एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी जो पॉइंट नंबर 1 में है। मतलब अगर वो एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी पॉइंट नंबर 1 में, फिर चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनको डीआरआरआई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी जो पॉइंट नंबर 1 में एआईएफआई और बैंकिंग कंपनी के अलावा है, फिर से दो कैटेगरी, एक एनबीएफसी और एचएफसी। तो एनबीएफसी को कुछ भी नहीं बनाना है और एनबीएफसी और एचएफसी को ना ही डीआरआर बनाना है और ना ही डीआरआरआई बनाना, इनको कुछ भी बनाना नहीं है। लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनी है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस रहते जनरली इस पॉइंट पे आते। अब अदर अनलिस्टेड कंपनी में उसने यहाँ पे डीआरआर 10% बोला और डीआरआरआई 15%। अभी अदर अनलिस्टेड कंपनी कौन होती है वो अपन अच्छे से समझते। पहले हमने देखे कि भाई अनलिस्टेड कंपनी की बात करते, फिर लिस्टेड को अपन बाद में देखते जो पॉइंट नंबर 3 में आया। अनलिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला एआईएफआई और अगर आपकी एआईएफआई मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें अदर देन एआईएफआई, जो आपकी एआईएफआई में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉइंट नंबर 1 में है वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि पहले यहां पे बोला अदर देन। अच्छा, इसमें और कौन नहीं आ रहा। उसके बाद जो बैंकिंग कंपनी पॉइंट नंबर 1 में आया, जो पॉइंट नंबर 1 में बैंकिंग कंपनी है, वो बैंकिंग कंपनी अगर मैं यहां पे देखूं तो वो भी यहां पर, क्योंकि वो उसने बोला अदर देन बैंकिंग कंपनी, तो वो भी यहां पर नहीं आते। अच्छा, और कौन, इसमें जो आपकी एनबीएफसी भी नहीं आती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये वाली और अनलिस्टेड एनबीएफसी और एनएचएफसी, ये भी इसमें नहीं आएंगी क्योंकि ये वो अनलिस्टेड कंपनी जो बच गई अदर देन, ये जो अदर अनलिस्टेड कंपनी। तो अदर मतलब एआईएफआई तो ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में उसको ऑलरेडी इसने यहाँ पे बोल दिया वो कवर नहीं होंगे, उसने ये बोल दिया बैंकिंग कंपनी कवर नहीं होंगे। और अगर एनबीएफसी और एचएफसी अनलिस्टेड कंपनी, उनको डीआरआर और डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं। इन अदर वर्ड्स ये चारों के अलावा कोई भी अनलिस्टेड कंपनी रहे उसको डीआरआर 10% और डीआरआरआई उसको 15% बनाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये किसके केस में, अनलिस्टेड के। तो अब एक बार फिर से हम ये चारों पॉइंट रिवाइज करते। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको रेगुलेट आरबीआई कर रही और बैंकिंग कंपनी, उनको ना डीआरआर ना डीआरआरआई बनाने की जरूरत है। और फिर चाहे पब्लिकली डिबेंचर प्लेस करेगा या प्राइवेटली प्लेस करेगा। सेकेंड, और कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 का क्लॉज 72 में कंपनी स्पेसिफाइक है, उनको भी यहाँ पे डीआरआर और डीआरआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी, कौन सी लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियसली अगर एआईएफआई और यहाँ पे बैंकिंग कंपनी पॉइंट नंबर 1 में कवर, उसके अलावा वो कहता है अगर वो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उनको डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआरआई 15% बनाना डिबेंचर की वैल्यू का। और अदर लिस्टेड कंपनी, उनको भी डीआरआर उनको 10 पर कुछ भी नहीं बनाना है और डीआरआरआई उनको 15% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर बनाना है। अब वो अनलिस्टेड कंपनी की बात करता है पॉइंट नंबर 4 में। तो अनलिस्टेड कंपनी के इसमें कहता है कि फॉर अनलिस्टेड कंपनी कहता है कि अदर देन एआईएफआई, मतलब अगर एआईएफआई तो अनलिस्टेड है, एआईएफआई पॉइंट नंबर 1 में आए तो नहीं बनाना है। पॉइंट नंबर 1 में एआईएफआई की तो बात खत्म और बैंकिंग कंपनी उसको भी नहीं बनाए। लेकिन इसके अलावा वो कहता है उसने दो कैटेगरी में बांटा, एनबीएफसी एंड एचएफसी, उनको भी डीआरआर और डीआरआरआई बनाना नहीं है। उसके अलावा जो अदर अनलिस्टेड कंपनी तो बचे कौन, एआईएफआई नहीं है,
यहाँ पे बैंकिंग कंपनी नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं, इसके अलावा जो भी कंपनी रहेंगी अनलिस्टेड कंपनी, उसको डीआरआर 10% और डीआरआरआई 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्रिएट करना पड़ेगा। एंट्री किस तरीके से पास होगी अपन बात करेंगे, लेकिन उनको इतने से क्रिएट करना रहेगा। अब हम डिस्कस करते जनरल एंट्री। जनरली इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है ये वाला पॉइंट। इस पे अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी ऐसे सेंटेंस में लिखा रहता है। आज हमको जो मास्टर्स क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीजें उन लोगों ने वहां पर लिखी रहती है क्वेश्चन में, और अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है कितने परसेंट से डीआरआर या डीआरआर और डीआरआरआई बना रहा है। जनरली जो मैंने अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो हाईलाइट करा हो, यही वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट देती है। अब आगे हम देखते हैं वहां पे कुछ जनरल एंट्रीज, यहाँ पे इससे जनरल एंट्री नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी आर गिवन बिलो आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अब जैसे ही डिबेंचर आपने अलॉट करे, डिबेंचर अलॉट करे गए, तो आपको डिबेंचर के इश्यू करे बाद हमें क्या होता है कि हमको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है फ्री रिजर्व से। सो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, यू कैन से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं कि हमेशा बनाना, अभी हमने ऊपर प्रोविजंस देखे, अगर आपका एप्लीकेबल है तो बनाना। अब उसके बाद वो कहता है हमसे सेकेंड एंट्री यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ऊपर जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो करना पड़ेगा। तो हम क्या पास करें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे डिबेंचर डीआरआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब आपने जो इन्वेस्ट करे आपको उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस, इट्स इनकम, इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हेन वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमने एंट्री पास करी। किस चीज की एंट्री पास करें? जब डिबेंचर आप इश्यू करते तो उसके बाद डीआरआर अकाउंट हम डीआरआर में ट्रांसफर करते और इन्वेस्टमेंट करते, और जो भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आता उसकी एंट्री पास करते, और इस इंटरेस्ट के अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर रिडीम करते, तो जब डिबेंचर रिडीम करते तो हमारा पर्पस ही होता है, अगर हमको डीआरआरआई बाय लॉ अगर करना है उसमें इन्वेस्ट, तो हमारा पर्पस ये होता है कि जब हम डिबेंचर रिडीम करें तो वो इन्वेस्टमेंट को बेच दे। सो एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमको कैश जनरेट करने में मदद करता है, जो लिक्विड जो हमको डिबेंचर होल्डर को जो पे करना है वो पे करने में आसानी जाती है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो ये डीआरआरआई का, इन इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, इसकी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन शॉर्ट डीआरआरआई अकाउंट। अब ये डिबेंचर होल्डर को हमें पेमेंट देना। अब ध्यान से इस चीज का पहले समझें कि पहले ड्यू की एंट्री पास होंगी। तो जब आप ड्यू की एंट्री यहाँ पास करोगे तो डिबेंचर एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इन डिबेंचर एक लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस में डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। सो वी आर गोइंग टू पास एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग इसकी? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को कैंसिल करेगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। सो एंट्री विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्यों? आपने एक लाइबिलिटी दूसरी क्रिएट करे, हमको जो डिबेंचर होल्डर को पे करना है। अब ध्यान से, फिर आप डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, सो एंट्री विल बी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर इज द पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिटर रिसीवर। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मैंने एंट्री पास किया डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री पास करें हमने? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद यहाँ पे ये एंट्री आपने डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर दी। अब इसके बाद जो भी डीआरआर का बैलेंस है, दैट बैलेंस वी ट्रांसफर टू पीएनएल और जनरल रिजर्व। तो वी पास एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। पीएनएल भी बोला तो वो फ्री रिजर्व जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो जो बैलेंस है उसमें ये जनरल रिजर्व। तो हमने एंट्री पास करी डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह की एंट्री हम लोग पास करते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, कभी हो सकता है कि जब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, तो यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट डेबिट के अलावा एक और अकाउंट आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक और अकाउंट आ जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट हो सकता है अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो फिर ये प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम इसको डेबिट करते हैं और उसको फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस हमारा जो उस पीएनएल अकाउंट के बैलेंस से हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। अब ये हमने एंट्रीज देखी कि डिबेंचर जब आप इश्यू करते हो उसके बाद कौन सी एंट्रीज पास करते हो, जब डिबेंचर को रिडीम करते तो फिर उस वक्त कौन सी एंट्री पास करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब
डिबेंचर ओपन मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर जो आपने इशू करके रखे, उन डिबेंचर्स को आप ओपन मार्केट से खुद परचेज करते। कौन से डिबेंचर को हमने ओपन मार्केट से, मतलब डिबेंचर कौन से जो ओपन मार्केट में आपने डिबेंचर जो इशू करे ओपन मार्केट से खरीदे, क्यों? इसीलिए क्योंकि डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू जो कोट करी जा रही है मार्केट में वो बहुत कम है। तो मैंने लगाई तो फायदे वाली बात है कि अपने डिबेंचर खुद के मार्केट से खरीद लेते और उसको या तो एज एन हम रखते अपने पास या फिर उसको हम कैंसिल कर देते। अब इसके अकाउंटिंग एंट्री और इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना। मैं आपको इसके कंसेप्ट को समझाता हूँ किस तरीके से ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस एंट्रीज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट, आपने खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज करे। तो जब खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज करे तो एक पर्पस था फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। मतलब आपका थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 5 मिनट, मैं पूरी एंट्री से कंसेप्ट को आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, बस ध्यान से आप सुनेंगे। तो मैंने कहा कि ओपन मार्केट से आपने डिबेंचर्स को परचेज करे। तो डिबेंचर को परचेज करे, क्या पर्पस था? एक पर्पस था कि मैंने कहा इमीडिएट कैंसलेशन और एक था कि नॉट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। हमारा इमीडिएट उसको कैंसिल करने का पर्पस नहीं है। अभी दोनों का मतलब क्या, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन एंड नॉट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी नीचे यहाँ पे उसी के बारे में कहा गया, लेकिन आप इस चीज को समझना, इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि ये जो आपकी बैलेंस शीट है किस तरीके से दिखती है। बैलेंस शीट है मेरी, मैंने सपोज 1000 डिबेंचर 100 रुपए का 1 लाख के डिबेंचर मार्केट में मैंने क्या कर रखा हूं, मार्केट में 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने इशू कर रखा हूं। तो 1 लाख रुपीस के डिबेंचर मार्केट में इशू कर रखा हूं। तो मैंने कहा कि मार्केट में से जो 1 लाख रुपीस के, उसमें से मैंने कहा 20,000 रुपए के डिबेंचर मार्केट से मेरे खुद के डिबेंचर मैं परचेज कर लेता हूं। तो खुद के डिबेंचर मार्केट से मैं परचेज कर लेता हूं। मैंने क्या कहा, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखा हूं, 1000 डिबेंचर एग्जाम्पल 100 रुपए का 1 लाख रुपए के डिबेंचर मार्केट में इशू कर रखा हूं। अब मैंने कहा कि खुद के डिबेंचर में मार्केट से खरीदता हूं। तो जब मैंने खरीदा तो ये 1 लाख रुपए, ये 80,000 रुपए के ये डिबेंचर और ये 20,000 के, तो ये 20,000 के डिबेंचर मेरे लायबिलिटी साइड में इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने मार्केट में इश्यू कर रखा हूं। और अब क्या कर रहा हूं, मार्केट में जब अलॉट कर रखा हूं तो अब मैं खुद के डिबेंचर ये 1 लाख में से 20,000, 1 लाख में से 20,000 खुद के डिबेंचर में मार्केट के खरीद रहा हूं। तो मैंने एंट्री पास किया ओन डिबेंचर अकाउंट, मार्केट में से खरीद रहा हूं। तो मैंने एंट्री पास किया ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मेरे ओन डिबेंचर ये एसेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूं कि मैंने डिबेंचर यहाँ पे 20 लाख रुपए लिखा हूं जो खुद के, सॉरी नॉट 20 लाख, 20,000 रुपए लिखा। 20,000 रुपए के डिबेंचर जो है मार्केट में ये वाले, वैसे तो 1 लाख का कर रहा हूं, 1 लाख में से मैं 20,000 रुपए के डिबेंचर की बात कर रहा हूं। तो जो डिबेंचर इश्यू कर रखा था 20,000 रुपए में, वही डिबेंचर मैंने मार्केट से कितने में खरीदा, 18,000 रुपए में। तो इसे अभी फिलहाल कैंसिल नहीं किया। तो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तो 1 लाख दिख रहा है, लेकिन 1 लाख में से मैं 20,000 की बात कर रहा हूं, ये मेरी लायबिलिटी साइड में दिख रहा। और इसी 20,000 डिबेंचर को मैंने मार्केट से अपने खरीदा तो मेरी एसेट साइड में दिख रहा है, क्योंकि मैंने इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, मैंने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया 18,000 रुपए के, 18,000 रुपए में। तो जो डिबेंचर मैंने, जिसकी लायबिलिटी जो 20,000 रुपए की, उसी डिबेंचर को मैंने 18,000 में खरीदा। तो क्या मैं इस लायबिलिटी को कैंसल, ये जो एसेट है 18,000 की और ये लायबिलिटी 20,000 की, तो क्या इस 20,000 की लायबिलिटी को ये 18,000 के अगेंस्ट में कैंसिल कर दूं? वो होता है, हो सकता है आप कैंसिल कर सकते हो सकता है कैंसिल ना करें। तो उसके ऊपर हम समझते कि आपने जो ओन डिबेंचर मार्केट से खरीदे, ये हो सकता है कि फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और हो सकता है कि नॉट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो इमीडिएट कैंसिलेशन क्या होता है, पहले हम उस पर डिस्कशन करते और उसके बाद नॉट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, उस पर मैं बात करता हूं। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, थोड़ा आप घबराना मत, इसको देखिए मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट खुद अपना इतना सिंपल स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप आसानी से एग्जाम्शन लाना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट अकाउंट्स पर आसानी से आते, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना आसान है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कंसेप्ट समझना, 2 मिनट में फट से आपके दिमाग में चीज आ जाएगी। अब मैंने कहा कि सपोज साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2022, साल कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2022, और ये साल खत्म हो रहा है मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल 2000। ओके मैंने कहा कि यहाँ पे जो साल है वो आपका कब शुरू हो रहा है, वो आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2022 और ये कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को साल खत्म हो रहा है।
अब मैंने कहा कि मैंने तो डिबेंचर मार्केट में वो 1000 डिबेंचर, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो 1000 डिबेंचर मार्केट में इशू कर रखा हूं, और साल में मैं 2 बार इंटरेस्ट देता हूँ इन डिबेंचर होल्डर्स को। एक 31 मार्च को, स्क्रीन पे यहाँ पे ध्यान जो है इस 31 मार्च को इंटरेस्ट देता हूँ और 30 सितंबर को। तो साल में इन डिबेंचर होल्डर्स को 2 बार मैं इंटरेस्ट देता हूँ। साल में कितने बार इंटरेस्ट देता हूँ इन डिबेंचर होल्डर को? 2 बार मैं इंटरेस्ट देता हूँ। एक कहा मैंने 31 मार्च को और एक कहा मैंने 30 सितंबर को। अब मैंने कहा कि चलो अपने डिबेंचर जो है मार्केट से मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने कहा 1000 में से मैंने कहा 200 डिबेंचर मैं परचेस करता हूं और इमीडिएट कैंसिल करता हूं। व्हाट इज इमीडिएट कैंसिलेशन, मैं उस पर आता हूं। पहले मैंने डिबेंचर खुद के परचेस किया, उसको समझो। तो मैंने 200 डिबेंचर खुद के अपने, ये कैंसल्ड किया, उसमें बात करता हूं, परचेस की बात करें तो मैंने 200 डिबेंचर मार्केट से अपने खुद के, मेरे कंपनी के जो डिबेंचर मार्केट में इशू कर रहे थे वो डिबेंचर मैंने मार्केट से 200 डिबेंचर परचेस किया। अब क्या हुआ, ये जो डिबेंचर होल्डर है, ये जो डिबेंचर होल्डर है जिनसे मैं खरीद रहा हूं, तो डिबेंचर होल्डर रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे भाई साहब? वो कहता है कि सर आपने जब हमको पिछले बार जब इंटरेस्ट मिला था, वो इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च 2022 को। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर में भी आपको बताऊंगा कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि उसने कहा कि ये इंटरेस्ट हमको मिला था 31 मार्च 2022 को, लेकिन सर यहाँ पे जो अब आप 1 अगस्त 2022 को आप मुझसे डिबेंचर खरीद रहे। मैंने कहा सही बात है, डिबेंचर मैं आपसे खरीद रहा हूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्शन रेस करने लगा और मुझसे कहने लगा कि सर आप जो 30 सितंबर को जो भी होल्डर ऑफ डिबेंचर रहेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे तो 5 महीने डिबेंचर होल्ड करके रखा ना, नहीं 4 महीने, कितना हो रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। तो ये कहता है कि 4 महीने तो ये डिबेंचर जो पिछली बार मुझे यहाँ इंटरेस्ट मिला था, उसके बाद इंटरेस्ट मिले बाद भी मैंने 4 महीने इन डिबेंचर्स को होल्ड करके रखा, तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे मिलना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही, 4 महीने का भी इंटरेस्ट इसे मिलना चाहिए। तो जब हमने इन डिबेंचर्स को परचेस करे, तो याद रखना सिर्फ इंटरेस्ट वाला अमाउंट ये इंटरेस्ट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में, और यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, यू नो व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता भी होगा, इट्स रिवीजन, आपको पता होगा जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, इंटरेस्ट दोनों को ऐड करो तो कम इंटरेस्ट वैल्यू। तो जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दैट इज विदाउट इंटरेस्ट, तो वो आपका ओन डिबेंचर अकाउंट, ये जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो उस पे ओन डिबेंचर में एक्स इंटरेस्ट वैल्यू जाती है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, और जो बैंक अकाउंट है तो कम इंटरेस्ट वैल्यू। सो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे ओन डिबेंचर अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, तो पहले इस कंसेप्ट को समझना कि मैंने कहा, फिर इंटरेस्ट पे आता हूं। 200 डिबेंचर थे, 200 डिबेंचर, सपोज मैंने 90 रुपए में डिबेंचर को, 200 डिबेंचर को 90 रुपए में खरीदा, तो मैंने एंट्री पास किया ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 200 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आता है 18,000 रुपए। तो मैंने एंट्री यहाँ पे पास किया ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 200 डिबेंचर है, 90 रुपए का एक डिबेंचर, तो ये 18,000 रुपए। लेकिन ये इंसान तो रोने लगा। मैंने बोला क्यों रो रहे? वो कहता है कि सर ये 4 महीने डिबेंचर होल्ड, मेरे को पिछली बार इंटरेस्ट 31 मार्च 22 को मिला था, लेकिन उसके बाद 4 महीने ये इंटरेस्ट को मैंने होल्ड, सॉरी ये डिबेंचर को मैंने होल्ड करके रखा हूं, तो मुझे 4 महीने का भी इंटरेस्ट मिलना मेरा बिल्कुल बात सही है, तो मैं उसको इंटरेस्ट देता हूँ, इट्स एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को मैं डेबिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाता है? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। सो यहाँ पे 200 डिबेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू अज्यूम करें, 100 रुपए फेस वैल्यू, 12% हमने अज्यूम करें कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कहां से? अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने के लिए हमने उसको क्या दी? इंटरेस्ट दी। 4 महीने के लिए हमने उसको इंटरेस्ट दी, क्योंकि पिछले बार से जब उसको इंटरेस्ट मिला और जिस तारीख को उसने बेचा पिछले बार जब उसको इंटरेस्ट मिला और जिस तारीख को उसने बेचा, उसमें 4 महीने का डिफरेंस, 4 महीने का पीरियड है, तो 4 महीने का हमने उसको इंटरेस्ट दी, वो आता है 800 रुपए। मतलब हमने डिबेंचर के लिए तो 18,000 ही दिए, लेकिन उस इंटरेस्ट के लिए 800 दिए, तो टोटल हमने उसको 18,800 दी। तो मैंने एंट्री पास किया ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप इमेजिन करिए कि इन ओन डिबेंचर अकाउंट जो वो कहते हैं हमको इमीडिएट कैंसिल करना है। मतलब ये जो ओन डिबेंचर अकाउंट मेरे एसेट साइड में 18,000 का रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसकी ये जो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो जब ये 200 डिबेंचर इश्यू किया होगा तो कितने पे रिकॉर्ड है? 20,000 रुपए पे। 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000 रुपए पे ये मेरे लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर रिकॉर्ड है। अब लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड है, उसके क्रेडिट बैलेंस है, और ये ओन डिबेंचर जो मैंने खरीदा ये इसके एसेट है, ये मेरे डेबिट बैलेंस इसके। तो मैंने कहा 20,000 की लाइबिलिटी को ये 18,000 के एसेट के अगेंस्ट में मैं इमीडिएटली कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने एंट्री पास की डिबेंचर एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, और जब आप उसको कैंसिल करते हो तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। सो वी विल पास एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000। अभी एसेट इसको कैंसिल करो 18,000, एसेट के डेबिट बैलेंस में डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे टू ओन डिबेंचर 18,000 के। अब आप खुद सोचिए
कि जो लाइबिलिटी 20,000 की कैंसिल हो गई 18,000 के एसेट के अगेंस्ट में, तो मेरी लाइबिलिटी 20 से कम हुई, एसेट 18 से कम हुई, तो मेरा तो यहाँ पे 2,000 रुपए का फायदा हो गया। लाइबिलिटी मैंने 20,000 रुपए से कम किया और एसेट को मैंने 18,000, मतलब जो लाइबिलिटी थी उसको मैंने 18,000 में सेटल कर लिया, ऐसा ही बात हो गई। तो जो 2,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो, अब आप खुद सोचिए क्या ये कोई रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है? नहीं सर, ये तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल नेचर का अगर प्रॉफिट है तो इस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से ये एंट्री बनी। डिबेंचर एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट 20,000 टू ओन डिबेंचर अकाउंट 18,000, और ये आपका कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है आपका, इसीलिए आपने इसको कहां पे ट्रांसफर करे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब इस लॉजिक को बहुत अच्छे, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझना। आपने ये इमीडिएट कैंसिल करे, जिस तारीख को डिबेंचर्स को, ओन डिबेंचर को मार्केट से परचेस करे, उसी तारीख को इन डिबेंचर्स को आपने बेच दिए, डिबेंचर को नॉट, डिबेंचर को कैंसिल कर, सॉरी। तो आपने जिस तारीख को डिबेंचर मार्केट से परचेस करे उसी तारीख को डिबेंचर को कैंसिल कर दिए। अब मैंने कहा कि मैं ये डेट पे आता हूं 30 सितंबर की। जब 30 सितंबर की डेट आई तो मैंने वहां पे देखा कि ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कंपनी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिर्फ 800 डिबेंचर पे दे रही। अब ये क्वेश्चन आ रहा था, नहीं सर यहाँ तो 1,000 डिबेंचर थे, और जब यहाँ पे इंटरेस्ट देने की, यहाँ पे 1,000 डिबेंचर थे, और जब यहाँ पे इंटरेस्ट देने की बारी है तो ऐसा क्यों 800 डिबेंचर पर ही इंटरेस्ट दे रहा है? द रीजन इज दैट आपने जो यहाँ 200 डिबेंचर परचेज की थी, उन डिबेंचर्स को आपने कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे वो 1000 डिबेंचर एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो 1000 में से 200 डिबेंचर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके, इसीलिए यहाँ पे 800 डिबेंचर पे ही हम इंटरेस्ट देंगे। तो 800 डिबेंचर फेस वैल्यू, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देते, ख्याल रखना। 800 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपए, और आपका सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 6 महीने के लिए, ये फ्रॉम द ये वाली डेट से लेके ये वाली डेट तक आपने ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास करते जब डिबेंचर, आप ओन डिबेंचर अपन ओपन मार्केट से परचेज करते और इमीडिएटली कैंसिल होते, तो ये एंट्रीज पास होती है। लेकिन उसी को हम आगे देखते कि सर अगर मैंने इमीडिएट कैंसिल नहीं करा, उसको मैंने इमीडिएट कैंसिल नहीं किया, व्हाट डू मीन बाय इमीडिएट कैंसिल नहीं किया? आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। वही बात, मेरे पास यहाँ पे 1000 डिबेंचर थे, मेरे पास कितने थे यहाँ पे? 1000 डिबेंचर मेरे पास थे, और मैंने कहा ये 1000 डिबेंचर थे, मगर एक और मार्केट में इशू कर रखा था 1st of August 22 को, 1st of August को 1000 डिबेंचर में से 200 डिबेंचर को क्या करा मैंने? 200 डिबेंचर को मैंने अपने ओपन मार्केट से, अपने खुद के डिबेंचर जो कंपनी ने इशू कर रही है उन डिबेंचर्स को परचेज किया। एंट्री वही पास होंगी हमारी, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 18,000, दैट इज 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज का सपोज एक डिबेंचर है। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 800, ये 800 वैसे ही जैसे पिछले पॉइंट हमने देखे, 200 डिबेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू, 12% इंटरेस्ट, और कितने महीने का? 4 महीने का। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 800। तो आपने ये बंदे को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि इसने होल्ड करके रखा है 4 महीने तक के। पिछली बार इसको इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, और जब इसने बेचा वो 1 अगस्त को, तो 4 महीने इसका इंटरेस्ट हम इसको यहाँ पे देंगे 800। और जो टोटल हमने दिए उसको 18,000 रुपए डिबेंचर के, 800 रुपए इंटरेस्ट के, तो टोटल अमाउंट उसको हमने दिए दैट इज 18,800। कितना अमाउंट हमने उसको दी? 18,800। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि यहाँ पर हम उसको इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहे, इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहे, मतलब ये जो 30 जून है, सॉरी 30 सितंबर जो आपकी आई, 30 सितंबर को आप यहाँ पे देखोगे मैंने 1000 डिबेंचर्स ही लिखा हूं, मगर पिछले स्लाइड में वहां पर आए थे 800 डिबेंचर, क्योंकि 1000 में से 200 यहाँ पे इमीडिएटली कैंसिल हो गए थे। यहाँ पे इमीडिएटली कैंसिल हुए क्या? नहीं, अभी तक हमने कैंसिल नहीं करे। तो हमारे यहाँ पे तो 1000 डिबेंचर ही एग्जिस्ट करता है, तो मैंने 1000 डिबेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू, 12%, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये वाली तारीख से अब ये वाली तारीख तक, जो पिछली तारीख को 31 मार्च, 30 सितंबर। अब आप खुद लॉजिक समझो, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट अपना ये 6 महीने का आपने इंटरेस्ट जो थे ये रिकॉर्ड करे, 6,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट देना है, ठीक है? अब इस कंसेप्ट को समझना। मैंने कहा डिबेंचर मेरे को इंटरेस्ट देना, तो मैंने एंट्री पास की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज। ये क्या है? दो, इसको बाद में बात करो, 2 मिनट ध्यान देंगे। तो मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट मैंने दिया कितना? 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लेकिन मैं कहता हूं आप खुद लॉजिकली समझो कि ये 6,000 रुपए जो इंटरेस्ट मेरी कंपनी का है, डिबेंचर इंटरेस्ट मैं पे करो, लेकिन जो टोटल डिबेंचर 1000 डिबेंचर उसमें 200 तो मैंने खुद में खरीद रखा, और 200 डिबेंचर भी कैंसिल नहीं किया, वो 200 डिबेंचर है। तो इसका मतलब 1000 डिबेंचर में से 200 डिबेंचर तो कंपनी ने खुद ने अपने ओन डिबेंचर खरीद रखी। तो डिबेंचर इंटरेस्ट सही हम मानते हैं कि 1000 डिबेंचर पे टोटल आपने इंटरेस्ट 6,000 रुपए कैलकुलेट किया, वो करेक्ट है।
लेकिन जब पैसे देने की बारी आप खुद आप समझना अच्छे से। सपोज ये मेरे पास ये मैंने कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे सपोज ये 1000 रुपए, ये नॉट 1000, 6000 रुपीज है। मैंने कहा 6000 रुपीज है, ये मेरा डिबेंचर इंटरेस्ट है। मगर जब डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करा मैंने 6000 रुपए, लेकिन आप मेरे को बताइए इसमें से कुछ डिबेंचर बाहर वाले, एग्जाम्पल आप बाहर वाले हो, तो आपने 800 डिबेंचर होल्ड करके रखे हो और ये 1000 में से 600 200 डिबेंचर मैंने खुद ने होल्ड करके रखा हूं। तो आप मेरे को बताइए मैं आपको पेमेंट करता हूं, तो आपने 800 डिबेंचर होल्ड कर रखे, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% फॉर 6 मंथ। तो यू कैन सी हियर 800 डिबेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू 12% फॉर 6 मंथ, दैट्स कम 4800। तो 6000 में से मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट जो इस कंपनी का एक्सपेंस है 6000 में से मुझे 4800 रुपए तो बाहर वालों को ही देना, तो मैंने टू बैंक अकाउंट कर दिया। लेकिन उसमें से 6000 में से 4800 तो जो 1200 बचता है, मतलब जो 200 डिबेंचर मैंने होल्ड करा, 200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12% फॉर 6 मंथ, तो ये जो 1200 रुपए मुझे मिलना चाहिए। अब मैं खुद ही दे रहा हूं और खुद ही ले रहा हूं बेटा, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है और उस पर जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैंने ही होल्ड करके रखा, तो मेरी इनकम भी है, इसीलिए खुद ही को देना और खुद ही को लेना है। इसीलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट नहीं आता, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। आप खुद इस लॉजिक को समझना। मैंने कहा मैंने पीएनएल को डेबिट किया 6000 रुपए से, लेकिन मैंने अपने पीएनएल को क्रेडिट भी करा इन 1200 रुपए से, तो नेट इनकम नेट एक्सपेंस देखा जाए तो 4800 ही हुए ना, क्योंकि आपको 1200 ऐसा है 6000 में से जो आपको ही देना और आपको ही लेना है। तो आपने आउटसाइडर को टू बैंक कर दिया और इसको भाई देना लेना क्या होगा, आप इसके एंट्री भी पास करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 1200, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 1200, तो 1200 से क्रेडिट कर रहे हो 1200 से डेबिट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली द एंट्री नेट इफेक्ट विल बी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। तो यहां पर आपने देखे कि 1200 रुपए पीएल में क्रेडिट होंगे और पीएल में डेबिट 6000, तो नेट इफेक्ट विल बी 4800 ओनली। ओके, मगर ये एंट्रीज में और पिछली स्लाइड में जब हमने देखे क्या फर्क है, यहां पर आपने देखी वो इंटरेस्ट यहां पे जब आप पे कर रहे थे तो आप पे ही यहां पे 800 डिबेंचर पे कर रहे थे, क्योंकि 200 डिबेंचर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके। मगर इसमें यहाँ पे इमीडिएट कैंसिल नहीं करा, मतलब ओन डिबेंचर हमने मार्केट से परचेज तो कर ली और वो एग्जिस्ट करते अभी तक हमने उसको कैंसिल नहीं किए। इसीलिए हम जब ड्यू डेट आती दैट इज ऑन यहाँ पे हमारा एग्जाम में 30 सितंबर, उसमें हमने पूरे 1000 रुपए से डिबेंचर की एंट्री पास करे, लेकिन उसमें से 200 हमने होल्ड करके रखे, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज एन इनकम हमने 200 डिबेंचर पे बताए है। तो ये रहा हमारा डिस्कशन सारा रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने वहां पे बात करे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उनके रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखे इनकी एंट्रीज अलॉटमेंट के वक्त क्या पास होती है, अलॉटमेंट के बाद क्या एंट्री पास होती है, कैसे डीआरआर की डीआरआई की एंट्री पास होती है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एंड देन हमने देखी जब रिडेम्पशन हो जाती है डिबेंचर, उसके बाद किस तरीके से उस वक्त किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं हम लोग और किस तरीके से डिबेंचर रिडीम करते उसकी एंट्री पास करते हैं। और फिर हम लोग ने देखे जो डीआरआर का बैलेंस है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हमने डिस्कस करे कि हम ओपन मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर खरीदते हैं, उसको इमीडिएट कैंसिलेशन है, नॉट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन में हमने एक चीज देखी कि जो भी प्रॉफिट वो है यहाँ पर भी अगर आप बाद में इसको कैंसिल करते हो तो दैट प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है। आप लाइबिलिटी 20,000 रुपए की कैंसिल करो 18,000 रुपए के एसेट के अगेंस्ट पे, इट इज इन दिस 2000 द प्रॉफिट ऑफ ₹2,000 is in the nature of capital, so these two that 2000 will be transferred to which account, capital reserve account। और हमने देखे कि अगर आप इमीडिएट कैंसिल करते हो, जो डिबेंचर को आपने कैंसिल कर दिए वो इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट अगले आएंगे उसको एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे हमने पिछले इसमें देखे 1000 में से 200 कैंसिल करे तो 800 पे ही डिबेंचर दिए। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है आपने यहाँ पे इमीडिएट कैंसिल नहीं करे, इसीलिए आपको जिस तारीख को इंटरेस्ट देना वहां पे 1000 डिबेंचर एग्जिस्ट करते, लेकिन 1000 में से 200 हमने होल्ड करके रखे, तो 200 का एज इनकम भी हमने उसी एंट्री में बताए है। तो ये हमारा सारा डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इस पे हम कुछ मास्टर्स क्वेश्चन करेंगे और उसको वन बाय वन देखते जाएंगे। सो फर्स्ट ओके, सो वो आप डीआरआर वाला रूल अच्छे से ख्याल रखना, डीआरआर वाला रूल अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट बार बार उसको वही वाला पॉइंट कहती है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है, अब आप हर बात को आप मेरी ध्यान से सुनते जाएंगे। मैंने यहां पे कहा द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, नाउ लिसन केयरफुली। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। अब बताओ ये कहता है कि अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, उसके अलावा, इसका मतलब इसको 10% दी। अनलिस्टेड कंपनी
इसका मतलब इसको DRR बनाना है 10% और DRRI इसका 15% होना चाहिए। अब ये कहते हैं एज ऑन डिसंबर 31 2021 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को और या 1 जनवरी 2022 को हमारे पास जो डिबेंचर थे वो कितने थे, 1000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक, ये इसकी वैल्यू थी। आपने देखो डिबेंचर अकाउंट में यहाँ पे इसने डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होते, तो 1000 डिबेंचर, 1000 नहीं नॉट 1000, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो यहाँ पे इसने 10 लाख रुपीज ये बैलेंस लिखा। डिबेंचर की लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस और दिया आपको 50,000, तो उसने ऑलरेडी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पहले बनाएंगे 50,000 रुपए का। तो जब यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाए तो उसके एंट्री जब भी इसने पास किया होगा, जब क्रिएट किया होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, तो DRR एक रिजर्व उसके क्रेडिट बैलेंस होते, तो आपने यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दी। उसके बाद वो क्वेश्चन में हमसे कहता है इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन ₹1,50,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इसे 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये देखो टू बैंक अकाउंट, मगर ये पहले से आपका पहले से करा हुआ है, तो यहाँ पे उसने बैलेंस लिखा 1 जनवरी 2022 को उसने बैलेंस लिखा 1,50,000 रुपए बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अपने से वो वहां पे कहता है कि बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज ₹9 लाख, और बैंक में हमारा कितने रुपए रखा हुआ है, 9 लाख रुपए रखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट में आपने देखिए बैलेंस लिखा है 9 लाख रुपए। अब मैं सारे बताता हूँ एक एक चीज आपको। अब वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021, तो वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा 31 दिसंबर तक एंट्री पास करी हुई है। ओके, अब यहाँ पे इस वन, हाँ ठीक है, अब ध्यान से आप सुनेंगे। अब आपसे वो कहता है ऑन 28 of February 2022 द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार। आपने मतलब 1 जनवरी की ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, आपने 28 फरवरी को इन इन्वेस्टमेंट को बेचे किस पे, पार पे। अब आप एंट्री खुद बताइए, डिबेंचर कितने के, आपके 1,50,000 रुपए के, आपने बेचे पार पे, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो बैंक अकाउंट को आपने 1,50,000 रुपए से यहाँ पे डेबिट करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। लेकिन ऑब्वियसली बेचने के पहले हम ये बोलेंगे कि जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट दो हमको, तो 2 महीने का इंटरेस्ट 1,50,000 पे 4% फॉर 2 मंथ, दैट्स कम 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखो आपने उसकी एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करें, बैंक अकाउंट को हमने वहां पे डेबिट कर दी। ओके, और जो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट किधर गया, ओके ओके ध्यान से, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करे, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑब्वियसली 1 लाख, ये इन्वेस्टमेंट 1,50,000 में बेचा, लेकिन कब बेचा, 28 फरवरी को। जनवरी फरवरी 2 महीने को तो इंटरेस्ट लेंगे ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट को 1000 से डेबिट किया, लेकिन इंटरेस्ट के 1,50,000 पे 4% फॉर 2 मंथ, 4% इंटरेस्ट दिया। अब यहाँ पे ये जो इसने दिया हमको 1,50,000, ओके, अब ध्यान से, अब वो कहता है, अच्छा सेव नहीं, जस्ट 1 मिनट, 9 लाख रुपए यहाँ का, 9 लाख रुपए बैलेंस है, ओके। अब ध्यान से, अब वो कहता है कि द डिबेंचर वेयर पेड ऑफ एट रुपीज 101, रुपीज होना यहाँ पे, रुपीज का साइन है, एट रुपीज 101 टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। तो मैं डिबेंचर रिडीम पे आता हूँ, लेकिन आप ये समझो आप कब रिडीम करो इसको, 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को जब रिडीम करो, ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट मांगेंगे, तो उसकी एंट्री पास होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मैं डिबेंचर इंटरेस्ट में गया, मैंने कहा 10,000 रुपए डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 6% उस पर क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6% क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे 6% मॉर्गेज डिबेंचर, ओके। और 2 महीने का जनवरी और फरवरी को, तो हमने एंट्री पास करी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे 10,000 रुपए से क्या करा गया, क्रेडिट करा डिबेंचर इंटरेस्ट को।
लेकिन मैं डिबेंचर को अभी रिडीम कर रहा हूं, मैं रिडीम की एंट्री आपको बताता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है, जो कंडीशन है डिबेंचर डीआरआर की, कि आपके रिडेम्पशन के पहले डीआरआर में कितने परसेंट हो, ये अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी है, तो इसको 10% आपका डीआरआर क्रिएट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो 10,000 डिबेंचर से 100 रुपए का एक फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है, और ये इसका 10%। तो मैंने कहा 10,000 रुपए, 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक और उसका 10%। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ 1,00,000 रुपए के डीआरआर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन हमारा तो यहाँ 50,000 का ही डीआरआर है, मतलब 1,00,000 रुपए के डीआरआर क्रिएट होना चाहिए, हमारा 50,000 का ही डीआरआर है, तो बचे हुए 50,000 का डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। अब आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, और डिबेंचर रिडीम करो, रिडीम करे बाद फिर 1,00,000 का बैलेंस ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं क्या एंट्री पास करूं जब डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले एंट्रीज। डिबेंचर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है, डेबिट। तो मैंने एंट्री पास की डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000 रुपए। अब वो कहते हैं 101 रुपए में करा, मतलब यहाँ पे ये 10,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक, तो डिबेंचर कैपिटल की तरह डिबेंचर भी किस पे रिकॉर्ड होता है, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो उसकी फेस वैल्यू पे हमने उसको कैंसिल करे, वो एक लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस तो उसको कैंसिल करे, तो अपन ने हमने क्या करा, उसको डेबिट करे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं 101 रुपए, मतलब वो डिबेंचर जब रिडीम कर रहा है 1 रुपए उस पर क्या पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, 1 रुपए क्या पे कर रहा है, उस पर प्रीमियम पे कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री पास होंगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 डिबेंचर है 1 रुपए, तो ये आ गया 10,000 रुपए। तो आपने डिबेंचर डिक्रीज इन लायबिलिटी करे, आपका यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 10,00,000 रुपए होगा ना, 10,00,000 रुपए, और 10,000 डिबेंचर 1 रुपए, 10,000 ये टू डिबेंचर होल्डर, लायबिलिटी क्रिएट कर डिबेंचर होल्डर को हमको 10,10,000 रुपए देना है। तो आपने देखो डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करे आपने 10,00,000, वो कैंसिल हो गया डिबेंचर अकाउंट। एक अकाउंट क्रिएट करे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000, उससे डेबिट करे, और यहाँ पे आपने डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाया, वैसे नहीं बनाया, चलो ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बट डिबेंचर होल्डर अकाउंट उसको क्रेडिट करे आपने 10,00,000 रुपए ये डिबेंचर के अगेंस्ट में, और 10,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,10,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,10,000। तो आपने देखी वो डिबेंचर होल्डर को लायबिलिटी हमने पे ऑफ करे, और ये देखो यहाँ पे इसने क्रेडिट कर रखा होगा बैंक अकाउंट को 10,10,000 रुपए। अब पहला अकाउंट आपका क्लोज हो गया। सेकंड, प्रीमियम और रिडेम्पशन का पीएनएल के अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री पास मैंने बताया चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अब आपने ये इन्वेस्टमेंट तो बेच दिए थे पार पे, तो वो भी क्लोज हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस 10,000 रुपए आ रहा है, ये पीएनएल में चले जाएगा। बैंक का जो आपका बैलेंस यहाँ पर आ रहा होगा, वो आपने डेबिट और क्रेडिट को माइनस की, तो बैलेंस आया आपका 31,000। और ये जो बैलेंस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है, दैट वी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो वही प्रोसेस है, आपने डिबेंचर इशू कर रखे थे, उसके ओपनिंग बैलेंस दिए थे, डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस दिया था, डीआरआरआई का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। तो यहाँ पे डीआरआर जो आपको 10% मेंटेन करता वो नहीं मेंटेन करा हुआ था, इसलिए रिडेम्पशन के पहले आपको जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको आपने से क्रिएट करे, क्योंकि 10,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक, वो होता 10,00,000। 10,00,000 का आप लोगों का 10% नहीं, 10,00,000 नहीं था वो डिबेंचर आपका जो था, हाँ 10,00,000, यस करेक्ट, 10,000 डिबेंचर थे, 10,00,000 यस 10,000 डिबेंचर थे, और 100 रुपए का एक, तो 10,00,000 हुआ था। 10,00,000 का 10% हुआ था 1,00,000, और 1,00,000 में 50,000 डीआरआर क्रिएट करा था, तो रिमेनिंग 50,000 हमने यहाँ पे क्रिएट करवाए। और ये जो 1,00,000 रुपए जो इस 1,00,000 रुपए को अपने जो बैलेंस है आपके जनरल, इसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ डिबेंचर आप जो इन्वेस्टमेंट वाला था वो ऑलरेडी 15% मेंटेन था, क्योंकि आपके डिबेंचर जो है 10,00,000 रुपए के, उसको 15% वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ऑलरेडी 15% अगर 10,00,000 का वो तो 1,50,000 होता है, पोर्शन में ऑलरेडी उसने 1,50,000 रुपए उसको मेंटेन कर रखा था, तो उसमें कुछ करने की, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमने डिस्कस करे क्वेश्चन नंबर 1। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से अब हर बात को आप मेरी सुनते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अब इस चीज को अच्छे समझने, कौन सी कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। समझ जाओ,
इसका मतलब ये आपकी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी, इसका मतलब इस पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा डीआरआर 10% और डीआरआरआई 15%। हो सकता है पहले से कोई ओपनिंग बैलेंसेस उनके दिए हुए हो। अब देखो यहाँ पे कहता है कि डिबेंचर का आपका बैलेंस है 7,50,000, 1 अप्रैल 2021 को 12% डिबेंचर 7,50,000। बैलेंस ऑफ डीआरआर है आपका, बैलेंस ऑफ डीआरआर कितना आपका 25,000। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंट बाय 10% रुपीज 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये रुपीस का साइन नहीं होना, 125 वो बॉन्ड्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रुपीस का साइन यहाँ पे होगा। तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,12,500। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो डीआरआर और डीआरआरआई की हमको फिगर क्वेश्चन में दी हुई, तो क्या वो 10% 15% डिबेंचर का है क्या? तो 15 अगर आप यहाँ पे देखो 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए डिबेंचर, उसका अगर मैं 10% देखूं दैट्स कम 75,000, लेकिन डीआरआर सिर्फ मेरा 25, तो मेरे को 50,000 से और डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करूं 7,50,000 जो डिबेंचर उसका 15% कहो तो आता है 1,12,500। मतलब इसने डीआरआर आई को बराबर इन्वेस्ट कर रखा है 15%। 7,50,000 रुपए जो डिबेंचर है उसका 15% अगर आप देखो तो उसने प्रॉपर यहाँ पे उसको इन्वेस्ट उतना कर रखा है, मगर डीआरआर उसने प्रॉपर मेंटेन करा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे और वो हमसे कहता है एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 31st मार्च 22 बैलेंस एट बैंक वाज ₹7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं बैंक में बैलेंस 7.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का भी रिसीव नहीं हुआ तो उसके एंट्री पास कर लेंगे। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार। तो इन्वेस्टमेंट किस पे रियलाइज हुए? पार पे रियलाइज हुए, मतलब जितने के थे इन्वेस्टमेंट 1,12,500 को इतने में बेच दिए फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। जो रिडीम करो आप 10% प्रीमियम पे करो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22। अब यहाँ पे देखो उसने 5 अकाउंट अपने से पूछा है, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक और डिबेंचर होल्डर अकाउंट। वेरी सिंपल। अब ये जो बैलेंसेस दी 1 अप्रैल 2021 की और पूछा है उसने अपने को 31 मार्च 2022 का, तो पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिख देते। तो डिबेंचर का हमारा डिबेंचर एक लाइबिलिटी, डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस उसके क्रेडिट बैलेंस होते वो उसने लिखा 7,50,000। उसके बाद अपने को वहां पे डीआरआर का जो बैलेंस दिया 25,000, उसके भी क्रेडिट बैलेंस होते वो यहाँ पे लिखा गया। इन्वेस्टमेंट 1,12,500 का, उसकी इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते वो भी हमने यहाँ पे लिखे है। ओके, यस, ओके। उसके बाद यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस दिया 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए उसने हमको बैंक का बैलेंस दिया। उसने क्या कहा, ये जो 7,50,000 साल के आखिरी का ही है, बैंक का बैलेंस 7,50,000 साल का आखिरी का ही, उसमें बस इंटरेस्ट ऑन अभी इन्वेस्टमेंट हमको मिलना बचा है। अब यह वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद अब अपने ओपनिंग बैलेंस सबके लिए अब 1 बाय 1 अपन देखते। रिडेम्पशन के पहले की प्रोसेस कर लो। क्या मेरे डीआरआर अकाउंट में 10% मेंटेन है? मैंने कहा ये 7,50,000 रुपए, अब 7,50,000 रुपए का 10% तो 75,000, लेकिन मेरे यहाँ पे डीआरआर में मेरे यहाँ पे कितना बैलेंस है? सिर्फ 25,000। मतलब मुझे 50,000 से और क्रिएट किया तो मैंने एंट्री पास किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। उसके बाद हमने देखी इन्वेस्टमेंट, वो हमको कहता है कि क्वेश्चन में कि हमने उसको बेच दिया एट पार। तो जब एट पार बेचे, लेकिन जो आपको 7,50,000 बैंक का बैलेंस दिया है क्वेश्चन साल के आखिरी का, अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1,12,000 रुपए, यही फेस वैल्यू 1,12,500 का 10%। तो होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करे 11,250। अब रिडेम्पशन की बारी आई तो हमने क्या करे, इन इन्वेस्टमेंट को बेचे पार पे, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,12,500। अब हमने बोले चलो डिबेंचर की ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो डिबेंचर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब आप उसको कैंसिल करते तो डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री पास होगी आपकी डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,50,000, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 लाख, नॉट इंटरेस्ट, प्रीमियम ऑन, नॉट इंटरेस्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,50,000 है। वो नहीं, उसने कितने परसेंट पे क्वेश्चन, कितने प्रीमियम पे ले रहा है वो? 10% प्रीमियम पे ले रहा है। तो इसका 10% होता है आपका
75,000। तो मैंने एंट्री पास किया यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम वाला अकाउंट पूछा नहीं लेकिन मैंने लिख लिया प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास हुई आपकी, ये 8,25,000। तो मैंने एंट्री पास की, डिबेंचर को डेबिट किया, डिबेंचर को डेबिट किया 7,50,000 रुपीज से। दूसरा यहाँ पे प्रीमियम वाला अकाउंट नहीं पूछा, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को 75 से डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट दिस 8,25,000। सिंपल। तो आप देखोगे पहला अकाउंट डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया। डीआरआर का जो बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व। सो डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद हमसे वो कहता है इन्वेस्टमेंट आप क्लोज हो गया, बैंक का बैलेंस आप निकालेंगे 48,750 और आपने डिबेंचर होल्डर है तो यहाँ पे ये एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर यहाँ है, सॉरी 7,50,000 होता है पेमेंट की एंट्री, ओके ये सॉरी ये 7,50,000 टू प्रीमियम ये और इसको फिर पेमेंट करे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,25,000। तो ये आपने पहले ड्यू की एंट्री पास करते उस वक्त, उसके बाद हमने क्या करे उसको पे करे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे डिस्कस होता है, खत्म होता है। ओके, अब हमने कौन थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया और ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ही क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे कि सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, अपने दिमाग से निकाल लो कि कोई भी चीज अकाउंट्स में डिफिकल्ट। मैं सच कह रहा हूँ अकाउंट बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको भी पता है अकाउंट बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझो, इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। अब उसने क्या दिया है वहां पे, उसने हमको क्वेश्चन में दिया है वहां पे अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एनएचएफसी। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। यहाँ पे आपको डीआरआर क्रिएट करना है 10% से और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है कितने परसेंट से, वो हमको क्रिएट करना है 15% से। तो हम देखते हैं पे बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है। शेयर होल्डर फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पे शेयर कैपिटल में उसने पॉइंट नंबर अपने को 1 दिया है, नोट्स टू अकाउंट में 1,20,000। तो मैं नोट्स टू अकाउंट 1 में जाता हूँ, वहां पे ऑथराइज 3 लाख है और आपका इश्यूड सब्सक्राइब एंड शेयर कैपिटल ये 20,000 शेयर 10 रुपए का एक 2 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में उसने हमको नोट नंबर 2, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके देखे तो वो 1,20,000 किसका है, सारा का सारा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नोट्स टू अकाउंट में नंबर 3 दिया 1,20,000 का, वहां पे देखता हूं तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपके डिबेंचर्स है, 1,20,000 रुपए के डिबेंचर्स है वो। अब उसके बाद उसने फिर ट्रेड पेबल 1,15,000 का, फिर एसेट साइड नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो है आपका 1,15,000 रुपए का। उसके बाद करंट एसेट इन्वेंट्रीज 1,35,000, ट्रेड रिसीवेबल 75,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 2,30,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस में उसने यहाँ पे कैश का और बैंक का नोट्स टू अकाउंट में उसने बाइफरगेट करके दिया कि कैश आपका कितना कहा उसने, कैश आपका 2 लाख रुपए और कैश इन हैंड वहां पर उसने कितना 30,000। तो ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट उसने यहाँ पे हमको दिया। उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा, अब अच्छे से इन पॉइंट्स को समझना। वो हमसे कहता है यहाँ पे एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वॉज रिजॉल्व टू गिव existing shareholder the option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 share held prior to the bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. मतलब पहला वाला जो पॉइंट है दिस इज रिलेटेड टू राइट इशू, ये किससे रिलेटेड है, राइट इशू से रिलेटेड है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे मैं आता हूँ, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ये सेकेंड वाला है बोनस शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। और थर्ड है टू प्रीपे द डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, तो ये वाला पॉइंट है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड। मतलब हम यहाँ पे इस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तीनों पॉइंट उसने कवर करा, पहले राइट इशू से रिलेटेड, उसके बाद उसने बोनस शेयर और थर्ड उससे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। सो एक एक करके अपन एंट्रीज पास करते, बहुत ही आसान है ये सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछती है। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज एक शेयर, मतलब ऑप्शन दिया गया कि आप 4 के बदले में 1 शेयर ऑफर करें 10 रुपए का फेस वैल्यू 15 रुपए में। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो आप मैंने नंबर ऑफ शेयर्स देखा है 20,000 जो हमने इश्यू कर रखे, तो 5 के बदले में 4 के बदले में 4 के बदले में तो 20,000, 4 के बदले में 1, तो मैं कहूंगा 20,000 शेयर से 4 के बदले में 1, मतलब आप कितने शेयर्स दे रहे, 5,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर और आप कितने में दे रहे उसको 15 रुपए में। तो पहले पूरा
एप्लीकेशन के वक्त ही पैसा, तो आपने यहाँ पे एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट, या आप उसको डायरेक्ट टू शेयर होल्डर कर सकते बैंक अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोई करे तो नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, ऑल दिस प्रोसेस, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दे रहे, सीधा उनसे पैसा। तो हमने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट, अच्छा ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पास की 5000 शेयर 15 रुपए आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 मल्टीप्लाई बाय 15, 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट्स कम 75,000। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर, आपने लायबिलिटी क्रिएट करे, पैसा आया आपसे तो आप अब उनके उसके बदले में मैं उनको शेयर्स दे रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कैपिटल में रिकॉर्ड होता है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रीमियम में 5, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 50,000 एंड 25,000। सो ये हमने एंट्री जो यहाँ पे, ये हमने किससे एंट्री पास करे, पहली दो एंट्री जो यहाँ पर पास करे ये आपकी राइट इश्यू से रिलेटेड है। अब वो आगे कहता है कि उसने बोनस शेयर्स इश्यू करा, कितने, एक शेयर हर 5 शेयर पर। आप समझना, पहले मेरे पास 20,000 शेयर्स थे एग्जिस्टिंग शेयर जो थे, अभी 5,000 रुपए के राइट इश्यू, तो अभी मेरे पास बोनस शेयर के वक्त 25,000 शेयर है, और मैं कह रहा हूँ 25,000 शेयर बोनस शेयर के वक्त है, और मैं वहां पे कह रहा हूँ 5 के बदले में 1, तो 5 के बदले में 1 मतलब 5,000 बोनस शेयर्स दे रहा हूं, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए मेरे को कितने पैसों की जरूरत है, 5,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो मुझे 50,000 रिजर्व की जरूरत है। तो जब 50,000 रुपए रिजर्व की जरूरत, आपने हमने बोनस वाला पार्ट बोनस शेयर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसको रिवाइज कर चुके हमने, पहला ही लेक्चर था वो। सो ये 50,000 रुपए मेरे को रिजर्व की जरूरत है, लेकिन कौन से रिजर्व में यूटिलाइज कर सकता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ बोनस, जिसको डील करता है सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वहां पे उसने बताया हमको कि आप इसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो सबसे पहले करना चाहिए, सबसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, दैट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो आप यहाँ और उसके बाद फिर रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्व यह कि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 25 बैलेंस शीट में तो नहीं है, वहां पे जो रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ पीएनएल का बैलेंस है, तो ये 25,000 रुपए मुझे अभी आए और रियलाइज हुए, पैसा आया है, तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000 को यहाँ पे यूटिलाइज करा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के क्रेडिट बैलेंस होता है, आप जब उसको यूटिलाइज करते हो तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको जो रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस है, तो 25,000 रुपए हम वहां से यूटिलाइज करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, हमने लायबिलिटी क्रिएट करे। अब ये बोनस टू शेयर होल्डर को शेयर देंगे तो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे शेयर्स कितने हो गए, पहले मेरे पास शेयर्स 20,000 के थे, फिर मैंने राइट इशू किया 5,000 के, और फिर अभी मैंने बोनस शेयर्स भी 5,000 दिया, तो टोटल मेरे पास 30,000 शेयर्स हो गए। अब उसके बाद एंट्री जो आती है दैट इज रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये वही कंपनी जो अदर देन अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, वो कंपनी है, तो इसको 10% डीआरआर मेंटेन करना है। लेकिन मैं बैलेंस शीट मेरे को क्वेश्चन मिली, वहां पे मैंने देखा डीआरआर दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए हम डीआरआर क्रिएट करेंगे। तो डिबेंचर हमको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो नोट्स टू अकाउंट नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 वो है आपका 1,20,000 रुपए। सो 1,20,000 रुपए ये आपका है, तो 1,20,000 रुपए डिबेंचर है। अब यहाँ पे उसका 10% डीआरआर मेंटेन होना चाहिए, तो 1,20,000 रुपए का 10% जो होता है वो कितना होता है, 12,000 रुपए। वो कितना होता है, 12,000 रुपए। तो मैंने एंट्री पास किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू डीआरआर अकाउंट 12,000 रुपए। तो एंट्री पास किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट 12,000 रुपए। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट करें, हमें 15% करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं तो हमको करना पड़ेगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये टू बैंक या नीचे आएगा टू बैंक अकाउंट, तो ये 1,20,000 के डिबेंचर, इसका 15% होता है 18,000। सो DRRI अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 18,000 रुपए। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं रिडीम करने की जब बारी, तो डिबेंचर मेरे 1,20,000 रुपए के, और जब मैं रिडीम उसको मैं कर रहा हूं, उसको कैसे कर रहा हूं मैं, जब उसको रिडीम कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में उसने कहा 3% प्रीमियम पे, तो 1,20,000 का 3% 12,000 ओके। आपका जो यहाँ पे प्रीमियम आपने जो यहाँ पे पे कर 1,20,000 का 3%, तो वो 1,200 और 3,600। एक सेकेंड से यहाँ पर आप देखोगे ये रहा, तो डिबेंचर एक लायबिलिटी वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लेके 12% डिबेंचर अकाउंट डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट 1,20,000, उसका 3% 3,600 तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 3% 3,600 टू डिबेंचर होल्डर।
अब ये जो प्रीमियम पे करे इसको पीएनएल के अगेंस्ट में राइट ऑफ करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे। अच्छा, डिबेंचर होल्डर को आप पेमेंट करेंगे तो ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद वैसे वो एंट्री होना, अच्छा इन्वेस्टमेंट की एंट्री होंगी। 18,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था उसको आप डिबेंचर बेचने, रिडीम करने के पहले बेचते, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये जो आपका 12,000 रुपए, वैसे इसको जनरली आप डिबेंचर रिडीम करे बाद ट्रांसफर करते हैं, बट सो उन्होंने पहले एंट्री वहां लिख दी। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, इसको आपने कहाँ ट्रांसफर कर दी, जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से हमने एंट्री पास करे, राइट इश्यू की, फिर बोनस शेयर्स की, और फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, उसने हमसे बैलेंस शीट पूछा। बच्चों कुछ चीजें बहुत बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें कि जिसके क्रेडिट बैलेंस होते उसको आपने क्रेडिट करे तो ऐड करना है, और अगर आपने डेबिट करे तो माइनस करना है। जिसके डेबिट बैलेंस होते उसको अगर आपने डेबिट करे तो ऐड करना, और क्रेडिट करे तो क्या करना, माइनस। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई। अब देखो यहाँ पे आप खुद सोचो कि 2 लाख रुपए के आपके शेयर है, शेयर कैपिटल 2 लाख, लेकिन आपने 5,000 के राइट इश्यू और 5,000 के बोनस शेयर्स दिए, तो टोटल 30,000 शेयर हो गए 10 रुपए का एक। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे, एक सेकेंड किधर गई भाई, यहाँ पे लिखा, चलो 30,000 शेयर 10 रुपए का एक, उसने यहाँ पे, और आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बताना होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आएगा। जो अदर देन कैश कंसिडरेशन जो होता है वो हमको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है। तो वैसे तो 20,000 शेयर पहले थे, 5,000 रुपए के आपने कौन से शेयर, 5,000 रुपए नहीं, 5,000 आपने राइट इशू करे, फिर 5,000 आपने बोनस दिया, टोटल 30,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो ये हो गया 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए आप लिख लेंगे, और आपने बताया कि ये 30,000 में से 5,000 ऐसे शेयर जो कि अदर देन कैश कंसिडरेशन था। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपका बैलेंस था आपका 1,20,000 रुपए का, थोड़ी फिगर ऊपर नीचे हो गई, इट्स ओके, 1,20,000 रुपए का आपका पीएनएल का बैलेंस था। 3,600 रुपए आपने प्रीमियम पेबल ऑन प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का आपने राइट ऑफ करे तो माइनस हुआ, और उसके बाद 25,000 रुपए आपने बोनस शेयर्स के वक्त यूटिलाइज करे, और डीआरआर जो क्रिएट करे 12,000 रुपए का उस वक्त यूटिलाइज करे, और टोटल ये आपका 79,400, और जनरल रिजर्व में आपका बैलेंस रखा है 12,000 का। आप बोलेंगे कैसे आया, आपने डीआरआर पहले जो क्रिएट करे, तो जब वो डीआरआर का बैलेंस आखिरी में आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, तो टोटल पीएनएल में आ रहा है आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है 91,400। तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल 3 लाख, या आपका 91,400। उसके बाद यहाँ पे आपने देखे, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज 1,15,000 रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट आपने यहाँ पे देखे 1,15,000। एक सेकेंड, ये ट्रेड पेबल 1,15, ये भी इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इनमें आपके अगर क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, वो वैसे ही है, हाँ ये लिखे, इन्वेंट्रीज में भी ट्रेड रिसीवेबल। अब कैश एंड बैंक बैलेंस में डिफरेंस आएगा, मतलब कुछ चेंजेस होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे इसमें कोई 2 लाख रुपए का बैलेंस दिया था, 75,000 रुपीज आपको कब आए, 75,000 रुपीज वहां पे आपने शेयर इश्यू करे थे, 5,000 शेयर 15 रुपए में, ये वही है 75,000 रुपीज वो आए। आपने डिबेंचर होल्डर को 123,600 दिए थे, तो वहां पे माइनस करे, और ये 18,000 रुपए का है कि, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने 18,000 रुपए किधर गए 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदे तो आउटफ्लो हुआ तो माइनस, फिर इन्वेस्टमेंट बेचे तो, और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मगर वो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी, तो हमको तो यहाँ पे उसको क्रिएट करना ही है। तो हमने वही 10% 15% पे डीआरआर को क्रिएट करे, डीआरआर को 10% पे, और वही माने के जितने पे लिया था उतने पे उसको बेच दिया, लेकिन फॉर्मेलिटी उसको करना ही है। तो आपका कैश का ये बैंक का बैलेंस है 1,51,400, कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है 30,000, तो 181,400 आपने यहाँ पे लिखे 181,400, और ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक चीज उसमें है ही क्या, ये सिंपल चैप्टर या एनबीएफसी या अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और फिर आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल बोनस। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उससे इजी चैप्टर आज तक नहीं है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, फिर कैश फ्लो में बहुत मजा आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कुछ तरीके बताऊंगा, लॉजिक कंसेप्ट क्या है उसके, तो आसानी से आप लोग सॉल्व करने लगोगे। उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर इंश्योरेंस क्लेम, एंड देन वो आपका अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट,
ओके, सारे के सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे हम। ये 12 चैप्टर जो है हमारे कंपनी एक्ट के 6 और दूसरे 6, और उसके बाद आखिरी में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपको ग्रुप 1 में, वो भी सारे रिवाइज करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टिबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, वही बात फिर से, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। तो ये अनलिस्टेड कंपनी आपकी। तो एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलो। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है आप लोगों का। शेयर कैपिटल कितना दिया आपको? 50 शेयर कैपिटल दिया आपका 50 लाख रुपए का। नोट 1 रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ 10 लाख। तो नोट 1 में जाके देखो तो उसने सिंपल दिया 50 लाख, 5 लाख शेयर 10 रुपए का, तो 50 लाख, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कहानी पूरी इसने लिखा है कि जनरल रिजर्व है 90,000 रुपए, PNL का बैलेंस है 10 लाख रुपए, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इसमें पहले से कुछ क्रिएट करा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा जितनी रिक्वायरमेंट है 10% की, क्या उतना मेंटेन है क्या? अगर नहीं है तो एडिशनल फिर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1 करोड़ 65 लाख, एंड देन अदर करंट लायबिलिटी 1 करोड़ 25 लाख, एसेट साइड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ 60 लाख, एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15 लाख। यहाँ पे ये फोर्थ, अच्छा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, तो यह DRRI है, DRRI इसने कर रखा है, ठीक है। अब उतना मेंटेन है कि वो देखना पड़ेगा, अपन क्रॉस चेक करते हैं। देखो आप यहाँ पे आपकी डिबेंचर कितनी, 1 करोड़ की, 1 करोड़ का 10% कितना था, 10 लाख। तो आप देखोगे यहाँ पे 10 लाख की मेंटेन है। 1 करोड़ का 15% कितना होता है, 15 लाख। तो देखो यहाँ पे 15 लाख मेंटेन है। मतलब यहाँ पे हमको DRR और DRRI क्रिएट करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी मेंटेन है। हाँ, रिडेम्पशन की बात, वो DRR का बैलेंस हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर कुछ सेल के बारे में नहीं बोला इन्वेस्टमेंट के, तो हम यही अज्यूम करेंगे एट पार वैल्यू पे उन इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिए। अब क्वेश्चन में आगे हमसे कहता है द डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1st of April 2021। The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%। मतलब जब वो रिडीम होंगे, वो किस पे रिडीम होंगे? एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, एंड ऑल्सो कन्फर्ड, ये वर्ड मिक्स हो गया है वो, एक मिनट, ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन, हाँ ये तो मैं, एक मिनट, ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन, दो वर्ड मिक्स हो गए। ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग into equity share at a predetermined price of rupees 15.75 per share and the payment in cash। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि हम डिबेंचर जब रिडीम कर रहे हैं, हम इसको 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप चाहो तो अपने डिबेंचर को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर्स में। मगर आप ऑप्शन वो चूज भी करो कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम 20% ही कन्वर्ट होगा, पूरा नहीं कन्वर्ट होगा। अब वो कहते हैं assuming that except for 100 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटल 25,000 डिबेंचर। अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल डिबेंचर हमारे कितने, 1 लाख टोटल डिबेंचर, 1 लाख टोटल डिबेंचर है। तो 1 लाख टोटल डिबेंचर में से 25,000 डिबेंचर होल्डर ने बोले कि भाई साहब हमको यहाँ पे कन्वर्ट के चक्कर में नहीं जाना, हमको कैश दे दो। और बचे हुए 75,000 ने ऑप्शन चूज करे कन्वर्ट वाला, लेकिन पूरे के पूरे कन्वर्ट नहीं, उसके 20% ही कन्वर्ट होंगे, बचे हुए इनको भी क्या दिया जाएगा, कैश। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार ऑन सेल। अब वो इन्वेस्टमेंट को इसने क्वेश्चन में बोला कि उसको एट पार बेच दिया गया। ऑल द ट्रांजेक्शन पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1st of April 2021 के सारे ट्रांजेक्शन हुए 1 अप्रैल को। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1st of April 2021 आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडेम्पशन। शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। अब देखो उसने सीधा जनरल एंट्रीज नहीं पूछा, उसने सीधा अपने को बैलेंस शीट पूछ लिया। तो आप पहले कैलकुलेशन समझ लो अच्छे से। 1 लाख रुपए हमारे क्या थे, एक लाख रुपए नहीं, 1 लाख डिबेंचर थे। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बनाया हुआ, हाँ ये देखो। अब 1 लाख आपके टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 1 लाख टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर थे। अब उन्होंने उसमें से 25,000 वाले तो बोले कि हमको वो कन्वर्ट नहीं करना है, तो उन्होंने इसमें से 25,000 आपने माइनस कर, तो बचे कितने, 75,000 थे, उसमें से 20% ही कन्वर्ट होगा। तो 75,000 में 1 लाख में से 25,000 ने बोले कन्वर्ट नहीं करना, तो उनको कैश देंगे, डोंट वरी। 75,000 वालों ने एक्सेप्ट करे, लेकिन 20% ही इक्विटी शेयर हम उनको देंगे, जो लिखा हुआ है वहां पे, तो वो था 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए, सॉरी 15,000 इक्विटी शेयर, नॉट इक्विटी, डिबेंचर, ओके। तो 75,000 आपकी डिबेंचर, तो उसका 20%, तो 15,000 डिबेंचर्स की वैल्यू हमको, डिबेंचर है 15,000 नॉट शेयर, 15,000 डिबेंचर्स की हमको डिबेंचर्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर हम रिडीम करते। तो ये 15,000 डिबेंचर को अगर ये रिडीम करते तो 105 रुपए 5% प्रीमियम पे करें, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 105 हुआ था 15,75,000।
तो जो 15,000 डिबेंचर है उसको जिसके बदले में जो इक्विटी उनको वैसे तो 75,000 डिबेंचर थे उसमें से 20% ही आप एक्सेप्ट करोगे लिखा हुआ। तो 20% जो आप कन्वर्ट करो इक्विटी में उसको अगर मैं डिबेंचर अगर मैं देता उसके डिबेंचर के बदले में कैश देता तो 15,000 मल्टीप्लाई 105 मतलब मैं उनको 15,75,000 रुपए देता, लेकिन उसके बदले में मैं इक्विटी दे रहा हूं तो 15,75,000 डिवाइडेड बाय 15.75। अब आप बोलेंगे ये 15.75 सर आपने कहां से लेकर आए, वो मैंने नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि वो 15.75, ये देखो 15.75 है, तो 15.75 में वो इक्विटी शेयर्स दे रहा है। तो आपको 15,75,000 डिवाइड बाय 15.75 करो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं आपके, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं आपके 1,00,000 शेयर आप दे रहे हो। फेस वैल्यू कितनी इसकी 10 रुपए। अब ध्यान से कैश कितनी पे करे, टोटल आपके डिबेंचर कितने थे 1,00,000, 15,000 को ही आपको इक्विटी में करना तो वो 25,000 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते 25 और 75 में से 15 कन्वर्ट हो रहे तो 60, तो 85 60,000 60 प्लस 25 तो वो 85,000 वालों को अपन कैश दे रहे, तो 85,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 105 रुपए एक डिबेंचर पे, तो आप कैश दे रहे 89,25,000। अब आपका बिफोर रिडेम्पशन आपको जो कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 75 लाख। अब वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट आपने पार पे बेचा और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी 15 लाख रुपए, तो आपको 75 लाख पहले से आपके पास पैसा था बैंक, 15 लाख रुपए और आए, टोटल 90 लाख हो गए। लेकिन आपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम करे तो उन लोगों को 89,25,000 रुपीज पे करे, तो 90 लाख में से 89,25,000 चले गए तो 75,000 ही बैंक का बैलेंस रहा। वेरी सिंपल बैंक का बैलेंस रहा। अब यहां पे अपने को फिगर्स देखना रहेगा एक एक। सबसे पहले अगर अपन देखें कहां गए अभी, ओके सबसे पहले नोट्स अकाउंट पे आ गए, एक सेकंड, हाँ सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका 50 लाख रुपए, तो नोट 1 में हम गए तो वहां पे 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल, लेकिन आपने शेयर कैपिटल में तो कुछ भी चेंज नहीं है, वो शेयर कैपिटल आपने कोई हाँ सॉरी आपने वो 1,00,000 शेयर यहाँ पे दिए ना, ये 1,00,000 शेयर किधर गए, ये 1,00,000 शेयर, तो आपके पास पहले से कितने शेयर्स थे, पहले से आपके पास जो शेयर्स थे वो थे आपके पास जस्ट 1 मिनट 5 लाख शेयर थे, आपने 1,00,000 शेयर्स और दिए तो 6 लाख शेयर्स हो गए 10 रुपए का एक, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 60 लाख रुपीज, तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट 1 में होगा 6 लाख शेयर, 5 लाख से पहले से 5 लाख के 5 लाख शेयर थे और 1,00,000 शेयर अभी और दिए, तो 6 लाख और 10 रुपए का एक, तो ये हो गया 60 लाख रुपीज शेयर कैपिटल। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में उसने यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया था आपका रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000 तो मैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में गया तो 90,000 रुपए का जनरल रिजर्व। अब ध्यान से जनरल रिजर्व हमारा 90,000 रुपए का, लेकिन आपने क्या करे यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका 90,000 रुपए का ये है, लेकिन आपने क्या होगा 2-3 चीजें ख्याल रखेंगे कि डीआरआर तो ऑलरेडी क्रिएट था तो अपने को क्रिएट करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, लेकिन रिडेम्पशन के बाद डीआरआर का बैलेंस आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो 10 लाख रुपए जो डीआरआर से ट्रांसफर हो गए 10 लाख रुपए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस दिया ये 10 लाख रुपए, तो ये पीएनएल का बैलेंस उसने ये 10 लाख रुपए लिखा और डीआरआर अकाउंट कैंसिल हो गया, उसका बैलेंस ट्रांसफर हुआ, तो टोटल हो गया आपका 1,10,00,000। अब आपने जो डिबेंचर रिडीम करे प्रीमियम पे करे, तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपने रिडीम करे वो कितने थे, 1,00,000 डिबेंचर थे, 1,00,000 डिबेंचर थे, लेकिन एक चीज ख्याल रखना 1,00,000 डिबेंचर थे उसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जस्ट 1 1,00,000 प्रीमियम रिडेम्पशन आपको कितना बोल रहा है वहां पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो आपको कह रहा है 5% प्रीमियम आप दे रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुना, शायद आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर 1,00,000 डिबेंचर थे हमें मानते, लेकिन 1,00,000 डिबेंचर में इतने डिबेंचर्स को तो आपने कैश दे दिए जो 25,000 डिबेंचर थे, बचे हुए 75,000 में से भी जो अपना 60,000 डिबेंचर्स को आपने कैश ही दिए और यहाँ पे 15,000 को इक्विटी शेयर्स दिए, तो शायद आपके दिमाग में आएगा सर ये समझ में आता है इनको कैश दिए, लेकिन आप जो तीसरा वाला है इसको तो आपने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दिए, तो ये प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे क्यों नहीं आएगा बेटे, कंसेप्ट को समझना। जब मैंने ये एंट्रीज नहीं पूछा ना, बैलेंस शीट पूछा, तो थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ता है। तो ये जो 25,000 जो डिबेंचर थे जिनको अपन ने कैश दिए, तो एंट्री क्या पास होगी, एक एक करके बोलो, इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री पास हुई होगी ना उसकी। अब यहाँ पे फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन आपने डेबिट करे, यहाँ पर भी 60,000 डिबेंचर जिनको कैश दिए, तो यहाँ पे भी एंट्री पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें ये मत सोचना कि प्रीमियम नहीं है, इसमें पहले ड्यू की एंट्री समझना, यहाँ पे ड्यू की एंट्री पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू पे, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट
प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर। फिर जब डिबेंचर होल्डर को अपन उसके बदले में डिस्चार्ज करेंगे लायबिलिटी, देन एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि उसने आपने करे 15.75 पे, फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे जब डिस्चार्ज करोगे देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसीलिए प्रीमियम और रिडेम्पशन तो सब पे आएगा। तो 5 लाख था, तो टोटल आपने यहाँ पे कर लिए 1,05,00,000 जो कि फ्री रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो था आपका, आपने 1 लाख शेयर इश्यू करे तो 1 लाख का 5.75 प्रीमियम है। इश्यू 15.75 पे करे, फेस वैल्यू उसकी 10 है, तो आपका 5.75 ये, तो ये 5,75,000 ये आपका प्रीमियम का अमाउंट हो गया। और टोटल आपका रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,75,000। सो बैलेंस शीट में 1,10,75,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में अगर अपन यहाँ पे देखें, सो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपके डिबेंचर थे 1 करोड़ रुपए के, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे 65,000 नॉन करंट लाइबिलिटी कैसे है 65 लाख आपने, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा ये अदर लोन था, वही तो कहा 1 करोड़ के डिबेंचर रिडीम करिए, ये कैंसिल हो गया, 1 करोड़ के डिबेंचर रिडीम हो गई, ये लोन भी यहाँ छुपा हुआ 65 लाख के, तो वो एज इट इज आपका लोन 65 लाख का। अदर करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अदर करंट लाइबिलिटी कितना है आपका, ये हो गई फिगर यहाँ से, अदर कर 1,25,00,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,60,00,000। ये इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया आपने 15 लाख का, तो हट जाएगा। तो पहले एक फिगर देख लो यहाँ पे, ये 1,25,00,000 ये एज इट इज, ये इन्वेस्टमेंट हट गया क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। उसके बाद क्वेश्चन में फिर क्या था आपका इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका यहाँ पे कैश एंड ये अदर करंट एसेट भी 2 करोड़ वैसे ही रहेंगी, और 75 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताता हूँ। देखो 2 करोड़ वैसे ही, लेकिन आपका कैश का जो बैलेंस अगर आप देखोगे, यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना 75,000, तो यहाँ पे इसलिए 75,000 आपने ये लिख लिए। आपने यहाँ पे बताए थे भाई कि कितना अपना रिडेम्पशन के पहले कितना कैश था, इन्वेस्टमेंट बेचने पे कितना, और कैश कितना डिबेंचर होल्डर को पे करे, उसके बाद कितना बचा 75,000। तो इसमें थोड़ा दिमाग इसलिए थोड़ा सा और ध्यान से देखना था क्योंकि आपको डायरेक्टली उसने क्या पूछा, उसने आपको बोला कि आप बैलेंस शीट बनाओ। तो हमने मेन वो कैलकुलेट करे कि कितना हमको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिबेंचर होल्डर को इशू करे, फेस वैल्यू क्या कितने पे इशू करे, प्रीमियम था 5.75, और कितना कैश पे करे वो भी हमने वहां पे कैलकुलेट करे, उसको पे करे बाद कितना बैलेंस है। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो इस चीज को ख्याल रखना कि लायबिलिटीज के क्रेडिट, आप इंटर के स्टूडेंट बोलने की जरूरत नहीं, क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी आप एंट्रीज जैसे यहाँ बैलेंस शीट पे दिमाग में सोच रहे थे कि आपने अगर क्रेडिट करे एंट्री अगर उसी आइटम को, तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट कर तो ऐड होता है, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट करे तो माइनस होता है। उसी तरह एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, अगर आपने डेबिट करे तो ऐड, एसेट के डेबिट बैलेंस अगर उसको क्रेडिट करे तो क्या होता है, माइनस करा जाता है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें रिवाइज करे रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि किस तरीके से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, किस तरीके से डीआरआर अकाउंट क्रिएट करता है, किस कंपनी को एप्लीकेबल होता है, किसी को 10%, किसी को वहां पे देखे हमने कि एक ही जगह और 10%, और डीआरआर आई कैसे क्रिएट करता है, किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं, वो हमने बात करे, हमने वहां पे डिस्कस करे। अगर वो AIFI और आपका AIFI और अगर वो आपकी बैंकिंग कंपनी तो उनको ना डीआरआर ना DRRI दोनों नहीं बनाना है। और अगर वो ऐसी कंपनी जो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 72 में है तो उसको भी नहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन लिस्टेड कंपनी है और अगर वो लिस्टेड कंपनी ऑब्वियसली अदर देन AIFI और बैंकिंग कंपनी जो फर्स्ट पॉइंट में कवर हुआ, तो उन लोगों को अगर NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और HFC है तो DRR नहीं बनाना, DRRI बनाना उनको 15%। और वहां पर हमने देखे कि और अगर वो अदर अनलिस्टेड कंपनी तो उनको भी DRR नहीं बना, DRRI बनाना है। DRRI बनाना कितने परसेंट उनको DRRI बनाना है, हमको 15%। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये वाला टेबल, किधर गया टेबल, ये ओके ये वाला, ये 50। उसके बाद हमने देखी लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी अगर AIFI और बैंकिंग कंपनी जो फर्स्ट पॉइंट में है तो उनको यहाँ पे कवर नहीं होंगे, मतलब उनको कुछ भी DRR और DRRI बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और HFC है तो उन लोगों को DRR कुछ भी नहीं बनाना है और DRRI भी नहीं बनाना है। लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनी इट मींस अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC, अगर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ये 4 के अलावा है तो उनको 10% DRR बनाना और DRRI उनको 15% से क्रिएट करना रहेगा।
ये हमने डिस्कस करे। फिर उसके बाद हमने देखे थे इसकी एंट्रीज कैसे पास करी जाती है अलॉटमेंट के वक्त, उसके बाद कैसे डीआरआर क्रिएट करा जाता है इन्वेस्टमेंट की एंट्री, फिर रिडेम्पशन के वक्त आप कैसे इन्वेस्टमेंट को बेचते हो उसकी एंट्री क्या होती है, और रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है, और उसके बाद डीआरआर के बैलेंस हम किस तरीके से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हमने ये भी डिस्कस करके ओन डिबेंचर जब मार्केट से खरीदते तो इमीडिएट कैंसिलेशन में कैसे ट्रीटमेंट होते, और अगर कुछ वक्त के बाद आपने उसको कैंसिल कर दो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमारा सारा रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट, नेक्स्ट सेशन में आई विल डिस्कस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। वेरी सिंपल, सारे एडजस्टमेंट एक जगह आपको बताऊंगा और आसानी से आपको हो जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।